हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन स्टडी किए थे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए कोशिश करिए पहले खुद से उसे सॉल्व करें। जब नहीं बने तो वीडियो हम बना ही रहे हैं, उसको देख के समझिए। ठीक है, चलिए देखिए। ए सैंपल ऑफ N2 occupies a volume of 320 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया 320 मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml कहलाता है। एट एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर जो होगा 1 बार। ठीक है, 1 बार क्यों लिए? क्योंकि यहाँ देखो एक प्रेशर दिया हुआ है, वो बार में दिया हुआ है, इसलिए एसटीपी का भी प्रेशर हम बार में ही लेंगे। ओके, ये सब चीज़ का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में डेटा किस में दिया हुआ है ना। अगर हम 1 ATM लेते, इसको भी ATM में चेंज करना पड़ता, तब सवाल बनाते। यानी यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बार में दिया हुआ था, एसटीपी पर हम प्रेशर 1 बार लेंगे, तो इसको आप V1 मान लीजिए, इसको आप T1 मान लीजिए, इसको आप P1 मान लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, यानी V2 पूछ रहा है आपसे क्या होगा एट 546 केल्विन, यानी T2 है हमारा 546 केल्विन और P2 कितना है 0.5 बार। समझे? तो जो गिवन था ना उसको हम नोट कर लिए। N2 का कोई सैंपल लिया गया है, कहता है कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 320 ml। ठीक, किस कंडीशन पर? एसटीपी पर, यानी उसका टेम्परेचर प्रेशर इतना है, तो इसको T1 P1 मान लिए, इसको V1 मान लिए। अब कहता है इसका वॉल्यूम फाइंड करिए इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, यानी T2 इतना कहा जाएगा और इसको P2 कहेंगे। तो वॉल्यूम पूछ दिया, समझ में आ गया कैसे बनाना है। सो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसको अप्लाई करेंगे, सारा वैल्यू पता है, ये हमारा यहां से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इसको। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझो। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्युमिनियम which react with caustic soda to form hydrogen। ठीक है, कहता है इस क्वेश्चन में कि कोई ड्रेन क्लीनर है, ड्रेनेक्स, ड्रेन क्लीनर, ठीक है, उसका नाम है ड्रेनेक्स। मतलब उस ड्रेनेक्स में एल्युमिनियम का स्मॉल बिट्स प्रेजेंट है जो कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड when 0.15 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स। कहता है उस ड्रेनेक्स में जो एल्युमिनियम प्रेजेंट है वो एल्युमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, कहता है जो हाइड्रोजन बनेगा वो इस कंडीशन पर, यानी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर कितना रिलीज होगा, जब एल्युमिनियम बिट्स का 0.15 ग्राम ही
कास्टिक सोडा से रिएक्ट किया होगा। और देखो सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। एल्युमिनियम जो है कास्टिक सोडा यानी NaOH प्लस H2O, ठीक है, ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा। NaOH को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो NaOH का एक सॉल्यूशन लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन, इससे रिएक्ट कराना है क्योंकि ड्रेनेज जो होगा, ठीक है, जो कि ड्रेन को क्लीन करता है, उसमें एल्युमिनियम बेड्स भी है और कास्टिक सोडा भी है, और कास्टिक सोडा के साथ साथ उसमें वाटर भी प्रेजेंट है। एक सॉल्यूशन लिया गया है, ये रिएक्ट करेगा, इससे हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और साथ ही साथ NaAlO2 ये भी बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको, चूंकि आप नहीं जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी जिसमें रिएक्शन लिखना पड़े, लेकिन करना क्या है ना कि जैसे जैसे आप पूरे केमिस्ट्री को पढ़िएगा तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करिए। यहाँ 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, 3 लगाओ, ठीक है। ये देखो आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब ये है गैस, ठीक है। अब देखो इसका 2 मोल, बाकी छोड़ दीजिए, इसका 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। क्या मतलब निकला कि उस ड्रेनेज में अगर मान लो एल्युमिनियम का 2 मोल रहता तो हाइड्रोजन का 3 मोल प्रोड्यूस होता, ठीक है। 2 मोल का क्या मतलब हुआ, 2 × 27 ग्राम यानी 54 ग्राम। निकाल लिए ग्राम में, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम का मास ग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ एल्युमिनियम इतना ग्राम जो है हाइड्रोजन के 3 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। इसको लिखेंगे ना, सिंस 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। तो देयरफॉर एल्युमिनियम बेस कितना कह रहा है रिएक्ट करने के लिए, 0.15 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 3/54 × 0.15 मोल्स ऑफ H2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 8.33 × 10⁻³ मोल, ठीक है। आई बात समझ में। ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर मोल निकल गया, है ना। यानी इतना ग्राम एल्युमिनियम से हाइड्रोजन इतना मोल लिबरेट होता है। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि Pv = क्या होता है, nRT। हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है इस कंडीशन पर। तो Pv = nRT, यहां से V निकालेंगे तो nRT/P। तब n अभी आप निकालेंगे, देखो 8.33 × 10⁻³ मोल होगा। R का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ये बार में लिखा हुआ है 1 बार, यानी यहाँ प्रेशर जो है 1 बार है ना। इसका मतलब R का वैल्यू हम बार वाला यूज करेंगे, 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। यहीं पर देखिए हम लोग को क्या सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशन बरतना है। चूंकि यहाँ ये जो P है बार में दिया हुआ है, इसलिए R का वैल्यू भी हम लोग बार वाला ही कंसीडर करेंगे। इंटू T कितना है, बेस डिग्री सेल्सियस। बेस डिग्री सेल्सियस का मतलब 293 केल्विन, 293 केल्विन हो गया, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1 बार, देंगे 1 बार, ठीक है। बाकी सब कट जाएगा,
है ना, लीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। समथिंग लीटर होगा, चेक कर लो कितना आता है। 0.2028 लीटर, इसको हम 202.8 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। इसमें मेनली ये रिएक्शन जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं तो पूरा केमिस्ट्री यहीं पर ख़त्म हो रहा है ना। पूरे हमको भी 2 साल तक पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे रिएक्शंस को देखते देखते सीखेंगे हम लोग, है ना, और बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे, वैसे ही रिएक्शन सबको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको बनाइए। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। द टेम्परेचर एट द फुट ऑफ द माउंटेन इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 760 mm of Hg। यानी कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, तथा उसके नीचे यानी बॉटम में यानी फुट के पास टेम्परेचर जो है एयर का 30 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 760 mm of Hg है, ठीक है। एट द फुट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है यानी 303 केल्विन और प्रेशर जो है आपका 760 mm of Hg है। इसको P1 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है। और माउंटेन के टॉप पर एट द टॉप T2 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 273 केल्विन हो गया और प्रेशर को P2 मान लेते हैं जो 710 है, 710 mm of Hg। क्लियर है। अब कहता है आपको कंपेयर द डेंसिटीज ऑफ एयर एट द फुट एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो फुट के पास डेंसिटी और टॉप पर जो डेंसिटी होगा एयर का, उस एयर के डेंसिटी को कंपेयर करिए, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, D इक्वल टू क्या होता है, PM/RT, ये तो पढ़े हैं। तो चलो इस चीज को हम जानते हैं। अब आइए एट द फुट के पास निकालते हैं D1। तो प्रेशर कहेंगे P1, मोलर मास M, R तो R है, नीचे टेम्परेचर आ जाएगा T1, ठीक है। यानी जो एयर होगा वो बॉटम में हो या टॉप पर हो, R का वैल्यू नहीं बदल रहा, R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मोलर मास क्यों चेंज करेगा, मोलर मास भी नहीं बदलेगा, वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार अगर हम D2 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका P2M R T2, है ना। ये हो गया आपको फुट पर, ये हो जाएगा एट द टॉप, ठीक है। क्लियर है। वेरिएबल इसमें P1 T1 होगा, M और R बॉटम में हो या टॉप पर हो, R नहीं बदलेगा, मोलर मास नहीं बदलेगा। अब लिखेंगे हम D1/D2, चूंकि कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा P1M/R T1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा R T2/P2M। तो M से M कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या बच गया P1/T1 इंटू T2/P2। सभी वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ, देखो है ना, सब वैल्यू लिखा हुआ, उसको बैठा करके आंसर निकाल लीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक लाइन का सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए इसे आप लोग खुद से। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन इन ए 9 लीटर सिलेंडर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम,
ये हो गया हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। इसको केल्विन में चेंज कर देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर पता है आपको। वेट ऑफ मीथेन पूछ दिया, वेट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा लगाएंगे PV इक्वल टू nRT। इसको हम लिख सकते हैं nRT को W बाय mRT। यही W वेट तो पूछा आपसे, यही वेट पूछा है। mRT को क्या करोगे, m को ऊपर, RT को नीचे। तो W इक्वल टू PV, m ऊपर चला जाएगा, m, RT नीचे चला जाएगा, RT। सारा वैल्यू दिया, बैठा लो। प्रेशर कितना है 16, वॉल्यूम कितना है 9 लीटर। मोलर मास मीथेन का, मीथेन CH4, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 12 इसका और 4 इसका, 16 बता देंगे 16। R का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ATM में प्रेशर दिया हुआ है, ATM वाला बैठाइएगा 0.0821, ATM वाला वैल्यू बैठाएंगे। T 300 है ना। इसको सिंपलीफाई करो तो वेट निकल जाएगा हमारा इसको सिंपलीफाई करिए, ठीक है, 96 आ जाएगा, 96 ग्राम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, छोटा सा क्वेश्चन था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड until 3/5 of air in it is expelled। ये कहता है कि कोई ओपन वेसल है जिसको 27 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है और उसको हीट करते हैं, तो उसमें से एयर का 3/5 पार्ट जो है वो एक्सपेल कर जाता है। एज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी V नहीं बदलना चाहिए हीटिंग के दरमियान, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ ये तो V कांस्टेंट है। चूंकि यहाँ ओपन वेसल है, ओपन वेसल है तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी बिफोर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम और प्रेशर नहीं बदलेगा। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, हम जानते हैं इस चीज को कि PV इक्वल टू nRT होता है। बात को समझे, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, और चूंकि वेसल ओपन है तो प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करने से 3/5 एयर एक्सपेल्ड कर जाता है। तो कहता है फाइंड द टेम्परेचर टू विच द वेसल हैज बीन हीटेड। तो उस टेम्परेचर को फाइंड करिए जिस टेम्परेचर पर आपने वेसल को हीट किया है, ओके। चलो देखो, बिफोर हीटिंग, हीटिंग से पहले हम PV इक्वल टू N1RT1 मान लेते हैं, और आफ्टर हीटिंग PV इक्वल टू N2RT2 मान लेते हैं। अब सोच रहे हैं सर यहाँ 2 लगाए, इसमें क्यों नहीं लगाए? देखो बेटा, जिसमें कांस्टेंट रहेगा ना तो उसमें कुछ 1 2 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे भी कांस्टेंट है हमारा। तो समझो, हीटिंग करने से पहले प्रेशर और वॉल्यूम जो भी था कांस्टेंट है, हीटिंग के बाद कांस्टेंट रह गया, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यानी हीटिंग से पहले जो प्रेशर और वॉल्यूम था वेसल में गैस का, आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम और प्रेशर वही था। इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यानी जो पहले था सो बाद में था, यानी ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो कह सकते हैं इसका मतलब N1RT1 इक्वल टू N2RT2।
T2, और R से R में चला गया, N1 T1 इक्वल टू N2 T2 होगा। आई बात समझ में? यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है ना? चलो, ये रिलेशन हमको अप्लाई करना है। T1 पता है हमको, T1 पता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 यहाँ आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसको हम 300 केल्विन कहेंगे। T2 आपसे पूछा है ना? N1 N2 तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, N1 N2 तो नहीं दिया हुआ है ना। अब खुद से सोचो, ये कहता है जो भी रहा होगा पहले एयर, उसका 3/5 एक्सपेल्ड होता है। तो पहले कुछ मान लेते हैं, उसमें से 3/5 एक्सपेल्ड कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा N2 हो जाएगा। देखो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज इनिशियल मोल ऑफ एयर इक्वल टू 1 मोल, मान लेते हैं 1 मोल, कुछ भी ले सकते हैं, 1 मोल ले लीजिए। तो आफ्टर हीटिंग के बाद कितना एक्सपेल्ड हुआ है? 3/5, ठीक है ना। आफ्टर हीटिंग हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग, कितना मोल्स बच जाएगा? 1 माइनस 3/5 यानी 2/5। कितना बचा मोल? ये हो गया हमारा N1, इसको हो जाएगा ये हमारा N2, इसको यहां बैठा दीजिए, ठीक है। N1 कितना हो गया? 1 मोल, T1 300, N2 2/5, T2 निकालना ही है, 5 ऊपर 2 नीचे, तो T2 निकालिएगा तो 300 इंटू 5/2 750 केल्विन हो जाएगा आंसर, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में अगर निकालेंगे इसी को हम लिख सकते हैं 750 माइनस 273, है ना। इससे हमारा किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। माइनस करो, ठीक है ना। ओके, चलो जल्दी से नोट करो इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए यहाँ पर, देखिए। व्हाट परसेंट ऑफ ए सैंपल ऑफ N2 मस्ट बी अलाउड टू एस्केप इफ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर टू बी चेंज्ड फ्रॉम this temperature, this pressure, this volume to this temperature, this pressure, this volume। यहाँ टेम्परेचर है, प्रेशर है, यहाँ आपका वॉल्यूम है, फिर यहाँ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है ना। कहता है कि what percent of a sample of N2 must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed this। यानी पहले टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, और जब उसका टेम्परेचर चेंज करके इतना किया गया, प्रेशर इतना किया गया, वॉल्यूम इतना चेंज किया गया, तो कहता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट जो है एस्केप करेगा, कितना परसेंट नाइट्रोजन एस्केप किया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। देखो यहाँ P1 जो है 3 atm है, T1 जो है 220 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना आ जाएगा? 493 केल्विन, और वॉल्यूम जो V1 है वो 1.65 लीटर है। ओके, चेंज होकर के प्रेशर जो है
0.7 ATM हो गया, ठीक है, इसको उधर लिखते हैं। ये चेंज कर दिया, चेंज किसमें, प्रेशर जो हो गया P2 हो गया हमारा 0.7 ATM, V2 वॉल्यूम 1 लीटर, और T2 टेम्परेचर कितना हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका 383 केल्विन, ठीक है ना। अब देखो यहां भी हम PV इक्वल टू nRT, यहाँ P1 V1 देखिए N1 R T1, और इस केस में भी P2 V2 बाय N2 R T2, ठीक है। यहां से अगर हम N1 निकालते हैं तो क्या जाएगा ये बताओ, P1 V1 बाय RT1, और यहां से अगर N2 निकाले तो P2 V2 बाय RT2, ओके। अब N1 में N2 से या N2 में N1 से डिवाइड करो, ठीक है। करना है क्या हमको, चलो N2 बाय N1 कर देते हैं, आप N1 बाय N2 भी कर सकते हैं। तो N2 हो गया हमारा P2 V2 बाय RT2, अब बाय N1 क्या हो गया P1 V1 बाय RT1। सब क्या लिख सकते हो, P2 V2 बाय RT2, ये ऊपर चला जाएगा, RT1 बाय P1 V1 होगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, R से R तो पहले चला जाएगा, जो वैल्यू है बैठा दो। P2 कितना है 0.7, V2 कितना है 1, T1 कितना है 493, ठीक है। और देखो T2 कितना है P1 V1 T2, P1 हो गया 3, V1 हो गया हमारा 1.65, और T2 हो जाएगा 383, हो गया ना। इसको सॉल्व करिएगा 0.182 आएगा, ठीक है। 0.182 अब बाय 1 है ना, तो ये क्या निकला मालूम है, N2 हो गया इतना, N1 हो गया इतना, यानी N2 जो है हमारा 0.182 हो गया, और N1 जो है 1 हो गया, मोल में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो N1 इतना था और N2 इतना बचा हुआ है, ठीक है, यानी ये रिमेनिंग, ये आपका रिमेनिंग फ्रैक्शन है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ एस्केप कितना किया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो परसेंटेज, पहले एस्केपिंग निकालो, एस्केपिंग फ्रैक्शन 1 माइनस 0.182, तो क्या हो जाएगा 81.8, सॉरी 0.818, एस्केपिंग फ्रैक्शन निकल गया, इसलिए लिखेंगे परसेंटेज एस्केपिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या करिएगा 0.818 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 81.8, 81.8 का डी में है, डी हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। खुद से सोचो, डिवाइड किए तो N2 बाय N1 कितना आया 0.182 बाय 1, यानी N1 1 हो गया और N2 इतना है, यानी पहले 1 मोल था बाद में इतना मोल हो गया, ये पहले 1 मोल था N1, N2 0.182 हुआ, मतलब N1 से N2 हुआ, N1 1 था, 1 से 0.182 हो गया, तो पहले 1 था बाद में इतना हो गया, ठीक है।
तो कितना एस्केप किया, इसमें से इसको माइनस कर दिए, एस्केपिंग फ्रैक्शन निकल गया, और परसेंटेज निकाला तो इंटू 100 कर देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सो ए गैस सिलेंडर कंटेन्स 370 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 30 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। कोई गैस सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है 370 ग्राम इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर। एक डेटा यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ओके ठीक है ना। चलो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल एस्केप, कहता ऑक्सीजन का मास निकालिए जो एस्केप होगा इफ द सिलेंडर इज फर्स्ट हीटेड टू 75 डिग्री सेल्सियस। सिलेंडर को 75 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे एंड देन द वॉल्व इज हेड ओपन, और जो सिलेंडर में वॉल्व लगा हुआ है उसको ओपन कर देना है, उसके ढक्कन को खोल देना है। कब? अंटिल गैस प्रेशर बिकम्स 1 atm। ठीक है, उसको खोलेंगे, गैस निकालना शुरू हो जाएगा, और तब तक गैस उसमें से एस्केप कराना है जब उस सिलेंडर में गैस का प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का 1 atm हो जाएगा। द टेम्परेचर बीइंग मेंटेन्ड एट 75 डिग्री सेल्सियस, यानी इस दरमियान टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, 75 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन फिर से समझो। एक सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन गैस लिया गया है 370 ग्राम, ये उसका मास हो गया 30 atm प्रेशर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब उसको हमने हीट करना शुरू किया 75 डिग्री सेल्सियस पर। हीट किए, वॉल्व को, सिलेंडर का वॉल्व खोल दिए, जिससे गैस बाहर निकलना शुरू हो गया, निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है। ठीक है, जब उसका प्रेशर 1 atm हो जाएगा तो वॉल्व को फिर लगा देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना गैस एस्केप कर गया। ठीक है, तो चलिए निकालिए कितना गैस एस्केप कर गया। सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कितना दिया हुआ है भाई, देखो 370 ग्राम। तो हम अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाले, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलिए क्या हो जाएगा 370 बाय 32 होगा कि नहीं होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, उसको डिवाइड करोगे लगभग 11.6 मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रेशर और टेम्परेचर पहले पता है, मोल पता है, प्रेशर दिया हुआ है 30 atm और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। अब यहां से वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा nRT/P, चूंकि PV इक्वल टू nRT होता है तो P को नीचे ले गए, nRT/P हो गया। अब N 11.6 मोल, R 0.0821। ठीक है, क्योंकि एटीएम में है यहाँ प्रेशर तो R का वैल्यू भी एटीएम वाला लेंगे, T 298 बाय P 30। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को खुद से एग्जाम में। 9.432 लीटर हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया हमारा ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए अब कहता है, ठीक है सिलेंडर का ये निकल गया, अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो तो नहीं बदलेगा, सिलेंडर में गैस रखा हुआ है वो एस्केप कर गया। ठीक है, और उसके बाद उसमें से वॉल्व हटाए, ढक्कन खोले, गैस एस्केप किया, फिर वॉल्व लगा दिए। उस समय प्रेशर उसका 1 atm था और टेम्परेचर कितना हीट कर रहे थे 75। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो नहीं ना चेंज किया, वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एस्केपिंग, एस्केपिंग के बाद
तो चूंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एन निकालेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा पीवी बाय आरटी, होगा कि नहीं होगा पीवी बाय आरटी। ठीक है, तो पी फाइनल प्रेशर 180 है, वॉल्यूम तो हमारा यहां निकाले हैं 9.432, जो सिलेंडर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, बाय आर 0.0821 टी। 75 डिग्री पर हीट कर रहे थे, 75 जोड़ दो 273 में, 348 होगा। चलो इसको कैलकुलेट करो, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 0.33 मोल आ जाएगा। ठीक है, पहले इतना मोल था, बाद में इतना मोल हो गया, है ना। तो कितना एस्केप किया ये बताओ, कितना मोल एस्केप किया? या फिर मान लो इस मोल को हम मास में चेंज कर देते हैं, फाइनल मास ऑफ O2 मोल इनटू मोलर मास 10.6 ग्राम हो जाएगा, 10.6 ग्राम। क्लियर है? पहले कितना मास था 370, फाइनल मास कितना है 10.6, तो एस्केप कितना किया माइनस कर दीजिए, एस्केपिंग मास ऑफ ऑक्सीजन पहले 370 था, फाइनल में 10.6 बचा हुआ है, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 359.4 ग्राम, 359.4 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कितना मास एस्केप करेगा, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल एस्केप, ऑक्सीजन का कितना मास एस्केप करेगा। ठीक है, अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को देखना है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन जो है सो तो है ही, क्वेश्चन बनाना है, देखना है कैसे बनाते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि क्वेश्चन बनाने के तरीका को सीखिए, टेक्निक जानना जरूरी है। ये नहीं है कि हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पर यही एग्जाम में पूछेगा, आप इसे रट कर जाइएगा और एग्जाम में लिख कर चले आइएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप खुद से अपना टेक्निक, अपना तरीका नहीं सोचिएगा, नहीं डेवलप कीजिएगा, तब तो हजारों लाखों क्वेश्चन हर एक चैप्टर में आने वाला है, हर एक चैप्टर में हजारों लाखों क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या उतने सारे क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व किया जा सकता है? चलो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर भी देंगे, तो क्या सबको याद कर लीजिएगा लाखों क्वेश्चन को? संभव ही नहीं है, हजारों क्वेश्चन नहीं याद हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें थीम पकड़ना होगा कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें से गिवन को नोट करें, क्या पूछ रहा है वो नोट करें, अब कैसे ब्रेन लगाए हम, तो थोड़ा सा ब्रेन को अप्लाइड करना होगा। ठीक है, तरीका सीखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है, क्या इसमें हमको थिंक करना चाहिए था। ठीक है, ये आपको खुद से विकसित करना होगा। थ्योरी का कोई नया कंटेंट नहीं आने वाला है, थ्योरी जितना पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इस पर बेस्ड आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तरीका सीखिए, है ना, किसी क्वेश्चन पर किस प्रकार से अटेम्प्ट लिया गया है, थॉट क्या था उसके पीछे, इन सारे चीज़ों को सोचिए, देन फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलो नोट कर लो इसे। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही कहो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाने में अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना समझना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो क्या कहता है। ए रेफ्रिजरेशन टैंक होल्डिंग 5 लीटर फ्रीऑन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 3 atm प्रेशर। जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उसके रेफ्रिजरेटर के पीछे एक टैंक होता है, रेफ्रिजरेशन टैंक कहते हैं उसे। कहता है उस रेफ्रिजरेशन टैंक में 5 लीटर फ्रीऑन गैस है, 5 लीटर फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन नाम है गैस का जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C2Cl2F4। ठीक है,
तो उस रेफ्रिजरेशन टैंक में फ्रीऑन गैस 5 लीटर रखा हुआ है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर, ठीक है। 3 atm प्रेशर डेवलप्ड ए लीक व्हेन द लीक वाज डिस्कवर्ड एंड रिपेयर्ड, ठीक है। कहता है उस टैंक में लीक हो गया, ठीक है। जब हम उस लीक को खोजते हैं और उसको रिपेयर करते हैं तो उस स्थिति में देखा गया कि टैंक हैड लॉस्ट 76 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है। कहता है कि रेफ्रिजरेशन टैंक में फ्रीऑन गैस रखा हुआ है 5 लीटर इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर, ठीक है। अब उस रेफ्रिजरेशन टैंक में लीकिंग स्टार्ट हो गया, लीक होने लगा वो, ठीक है। अब जो मैकेनिक है जो उसको बनाएगा, ठीक है, तो उसको जब रिपेयर किया गया तो देखा गया उस समय कि उस टैंक में से 76 ग्राम गैस एस्केप कर गया, 76 ग्राम गैस एस्केप कर चुका है, ठीक है। तो कहता है व्हाट वाज द प्रेशर ऑफ गैस रिमेनिंग इन द टैंक एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब 5 लीटर फ्रीऑन था इस टेम्परेचर प्रेशर पर, उस रेफ्रिजरेशन टैंक में लीकिंग स्टार्ट हुआ। जब मैकेनिक उसको रिपेयर किया तो उस समय पाया गया कि उस रेफ्रिजरेशन टैंक में 76 ग्राम गैस जो है एस्केप कर चुका है ना, यानी 76 ग्राम लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। जब लॉस्ट हो चुका है तो टैंक में अब पूछता है कि क्या होगा प्रेशर, उस फ्रीऑन का प्रेशर क्या रहा होगा लॉस करने के बाद। अब उस रेफ्रिजरेशन टैंक में फ्रीऑन का प्रेशर क्या होगा, चलो आप फ्रीऑन बेटा सबसे पहले C2Cl2F4 इसका मोलर मास निकालो, तो मोलर मास आएगा 171। फिर कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5 और फ्लोरीन का होता है 19। तो 2 कार्बन है तो 12 × 2, 2 क्लोरीन है 75 × 2, 4 फ्लोरीन है तो 19 × 4, जोड़िएगा इतना आ जाएगा। तो फ्रीऑन का ये मोलर मास हो गया, ठीक है। अब देखो इनिशियली स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल क्या रहा होगा, इनिशियल मोल्स इन द टैंक n इक्वल टू क्या हो जाएगा PV/RT। सोचो क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है तो वहां से n निकालेंगे हम लोग। P कितना है 3, V कितना है 5, R 0.0821, T कितना है 25, तो 273 प्लस 25 298 होगा, ठीक है। चलो इसको निकालो, ये आ जाएगा आपका 0.613 मोल, ठीक है। मोल निकल गया, देयरफॉर मास ऑफ फ्रीऑन निकालेंगे, फ्रीऑन का मास तो क्या आ जाएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल अभी आप निकाले 0.613, मोलर मास पहले निकाले हैं आप 171, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा चेक कर लो, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 105 ग्राम आएगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये इनिशियल मास निकल गया, लॉस्ट कितना हुआ इतना, तो देयरफॉर रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा, इनिशियल है 105, 76 उसमें से लॉस कर गया है 29 ग्राम बचेगा, यानी उस रेफ्रिजरेशन टैंक में 29 ग्राम फ्रीऑन अभी होगा। 105 ग्राम पहले था, 76 ग्राम लॉस हो गया था, 29 ग्राम उसमें अभी होगा, ठीक है। पूछ क्या आपसे, व्हाट वाज द प्रेशर ऑफ गैस रिमेनिंग इन द टैंक। नाउ वंस अगेन we can say PV equal to nRT
यहाँ से P निकालेंगे तो nRT/V होगा। तो n निकाल लो, 29 ग्राम का n निकालना होगा, क्योंकि फाइनली तो हमारा 29 ग्राम ही फ्री ऑन बचा हुआ है, 29 ग्राम ही है ना, तो इसको मोल में चेंज करना होगा। तब तो यहाँ बैठाएंगे ना बेटा। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो W/N इंटू RT/V हो गया। W कितना है 29 फाइनली। M मोलर मास निकालेंगे 171, R का वैल्यू पता है 0.0821, T 25 ही है यानी 298 केल्विन, ठीक है। V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज करेगा नहीं, तो 5 लीटर का ही रहेगा। रेफ्रिजरेशन टैंक जो है तो 5 लीटर का है, तो वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम 5 लीटर ही होगा। अब इसी को सिंपलीफाई करो, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। .83 ATM आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करके चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसलिए कैलकुलेशन खुद से कीजिए। चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। क्या कहना है देखो, 3.7 ग्राम ऑफ ए गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस occupies the same volume as occupied by 0.184 gram of H2 at 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक की कहानी पहले समझो। कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई गैस है, नहीं मालूम XYZ कुछ होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का 3.7 ग्राम का जो भी वॉल्यूम होगा वो सेम वॉल्यूम 17 डिग्री सेल्सियस पर 0.184 ग्राम हाइड्रोजन का है। ठीक है, यानी कोई भी गैस होगा ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का इतना ग्राम जो है 3.7 ग्राम का जो भी वॉल्यूम होगा ना, वो सेम वॉल्यूम हाइड्रोजन के 0.184 ग्राम का 17 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी गैस और हाइड्रोजन का वॉल्यूम सेम कर दिया। इफ प्रेशर ऑफ H2 एंड गैस आर सेम, सही है, प्रेशर भी कहता है सेम है। चलो इसको लिख लेते हैं। गिवन प्रेशर ऑफ गैस जो है बराबर है प्रेशर ऑफ H2 के, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो भी बराबर है वॉल्यूम ऑफ H2 के। किस कंडीशन पर? इस वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसका इतना ग्राम इस टेम्परेचर पर और हाइड्रोजन का इतना ग्राम इस टेम्परेचर पर, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, देखो फॉर गैस PV इक्वल टू nRT और फॉर H2 इसके लिए भी लिखेंगे PV इक्वल टू nRT। क्लियर है? हाइड्रोजन के लिए, गैस के लिए यहां से V निकालेंगे nRT/P, यहां से V निकालेंगे nRT/V होगा। गैस का और हाइड्रोजन का वॉल्यूम सेम है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ H2। इसका कंडीशन बैठा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास और RT/P इसका नंबर ऑफ मोल, यानी इसका गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT/P होगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये कहता है बराबर है। ठीक है, मैं देखो लिखा हुआ है, यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो चलो वैल्यू पुट करो पहले यहां पर। W गिवन मास कितना है 3.7,
अब मोलर मास ही तो क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस। गैस का मोलर मास को m मान लेते हैं, m गैस, R 0.0821, T 25 डिग्री सेल्सियस है गैस का यानी 298, बाय P प्रेशर सेम है, नहीं जो भी होगा प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये भी यहां पर इक्वल करेंगे तो गिवन मास 0.184 हाइड्रोजन का, इसका मोलर मास 2, R 0.0821, T 17 डिग्री सेल्सियस है इसके लिए यानी 290 केल्विन, P ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। और ये बात समझ में, कहता है गैस और हाइड्रोजन का प्रेशर भी इक्वल है, तो जो यहाँ प्रेशर होगा तो यहाँ भी होगा, ये भी कट जाएगा मैथमेटिकली। यहाँ जो प्रेशर रहा होगा वही प्रेशर वैल्यू यहाँ बैठाएंगे तो कट जाएगा ना। चलिए अब जो बच गया उसको निकाल लो, इसको ऊपर ले जाओ, बाकी इधर ले जाओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, इसको ऊपर ले जाओ 3.7, और इससे तो ये भी कट जाएगा, देखो जो कट रहा है उसको हटाते जाओ, 3.7 2 ऊपर ले आइए 2, और कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय ये और ये सब तीन नीचे चलाएगा, 298 0.184 290, यही होगा ना, चेक कर लो कैलकुलेशन। चेक कर रहे भैया, देखो सॉरी ये ऊपर ही है ना, ये ऊपर ही रह जाएगा, ये 298 ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये और ये नीचे चला जाएगा, सही है। इसको सॉल्व करो, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। नियरली आपका 41 ग्राम करीब में आता है, ठीक है, सॉल्व करिएगा 41.33 ग्राम आएगा, तो निकल गया हमारे आंसर मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ बनाने के टेक्निक को सीखना है, क्या दिया हुआ है, किसको इक्वल करना है, उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर इक्वल करेंगे, जो कटने वाला है काट देंगे, जो अननोन होगा निकल जाएगा। चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। इसमें जितना क्वेश्चन आपको भी सॉल्व कराया गया है, इन सारे क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर लीजिए और एक बार उस सबको देखिए कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। इतना बनाने से आपका मेडिकल और मेंस और बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए आपको फिर उस तरह से बुक में खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के लास्ट में प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ होगा एडवांस का, जेई मेंस का, मेडिकल का, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होगा उसको हम लास्ट में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो किसी अच्छे बुक से ले करके आप उसको रूम पर बैठ के प्रैक्टिस करो। मेडिकल और जेई मेंस की अगर तैयारी करते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आपका एन अवस्थी अच्छी किताब है, उसको लेकर के बना सकते हैं। एडवांस के लिए भी एन अवस्थी का एडवांस के लिए अलग आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नीट के लिए अलग आता है, इंजीनियरिंग के लिए अलग आता है, यानी मेडिकल के लिए अलग बुक आता है, फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी के लिए, ठीक है, और उसमें भी आता है। ये सब अच्छी किताबें ले सकते हैं, है ना। वैसे एनसीईआरटी आप सबसे पहले बनाइए, 3 चीज़ तो कंपलसरी है, एनसीईआरटी बनाओ, जो डीपीपी मिल रहा है उसको बनाओ, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है आईआईटी या मेंस मेडिकल में पूछा होगा उसको बनाओ। अगर इतना भी आप कर लेते हैं, एनसीईआरटी, डीपीपी और क्वेश्चन बैंक, तो सफिशिएंट हो जाएगा, आप आसानी से नीट मेंस इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।